हेलो गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर 6 हिंदी की दोस्तों अति लघुत्तरीय प्रश्नों की बात होगी आज की क्लास में दोस्तों, जो दोस्तों पवन सीरीज से लिए गए हैं। तो ये क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम सभी। इसमें पहला क्वेश्चन दोस्तों, भाषा के मुख्य घटक क्या हैं दोस्तों। हमें बताना है कि भाषा के मुख्य घटक क्या हैं दोस्तों। मुख्य घटक जो हैं व्याकरण है, भाषा विज्ञान है, भाषा कौशल है। भाषा के मुख्य घटक दोस्तों, भाषा कौशल कितने होते हैं तो भाषा कौशल 4 होते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुबह पल मैंने बताया था। और इसमें मुख्य घटक पूछा गया है दोस्तों, व्याकरण हो जाएगा, भाषा विज्ञान हो जाएगा, भाषा कौशल हो जाएगा। फिर है दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, भाषा के मुख्य तत्व क्या हैं। तो भाषा के मुख्य तत्व हैं अभिव्यक्ति, भाव एवं विचार। मुख्य तत्व दोस्तों, घटक व्याकरण, भाषा विज्ञान, भाषा कौशल, तत्व, अभिव्यक्ति, भाव एवं विचार। भाषा कितने रूप हैं दोस्तों, तो भाषा के 2 रूप हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। दोस्तों औपचारिक अनौपचारिक समझ लीजिए दोस्तों, ये वर्ड आपको बहुत जगह मिलता होगा, औपचारिक अनौपचारिक। और इसका दोस्तों आज मैं एकदम क्लियर अर्थ बता देता हूँ, हमेशा के लिए आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। जिन लोगों को पता है अच्छी बात है दोस्तों। तो दोस्तों औपचारिक भाषा वो होती है, जैसे आप जब स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो वहाँ पर जो भाषा प्रयोग करते हैं तो औपचारिक भाषा है। आप जब घर पे रहते हैं, दोस्त यारों के साथ रहते हैं, कोई भाषा का सिस्टमेटिक ढंग नहीं होता, तो दोस्तों वो अनौपचारिक भाषा है। जहाँ पर एक नियमितता हो वो औपचारिक है, जहाँ पर अनियमितता हो भाषा में वो अनौपचारिक है। औपचारिक भाषा का प्रयोग मुख्यतः विद्यालय, कॉलेज, स्कूल, मतलब स्कूल कॉलेज, जैसे आप लोग सीनियर हैं तो जैसे कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज में, और छोटे बच्चे विद्यालय जाते हैं तो वहाँ पर विद्यालय में जो भाषा प्रयोग करते हैं वो औपचारिक होगी। अनौपचारिक घर में दोस्तों यारों के साथ और समाज में जो भाषा प्रयोग करते हैं दोस्तों अनौपचारिक। अनौपचारिक भाषा में कोई नियमितता नहीं होती दोस्तों, और औपचारिक भाषा में नियमितता होती है। औपचारिक भाषा में नियमितता होती है दोस्तों, और अनौपचारिक में कोई नियमितता नहीं होती दोस्तों। उल्टा कर दीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। भाषा की कोई एक प्रमुख विशेषता बताइए। भाषा की कोई एक प्रमुख विशेषता, तो भाषा स्थूल से सूक्ष्मता और अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर बढ़ती है। स्थूल और सूक्ष्म समझ लीजिए दोस्तों, ये जो 2 वर्ण हैं स्थूल और सूक्ष्म। जो दोस्तों इस सूक्ष्म होता है दोस्तों, एक गतिक कौशल होता है, सूक्ष्म गतिक कौशल। जो दोस्तों सूक्ष्म गतिक कौशल होता है, इसमें आता है लिखना। और स्थूल गतिक कौशल जो होता है, स्थूलता मतलब इसमें पूरी शरीर का यूज़ होगा आपको। तो जैसे भाषा की एक प्रमुख विशेषता बताइए, तो भाषा स्थूल से सूक्ष्म, मतलब जैसे जो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना होता है, यहाँ से आप समझ लीजिए, तो भाषा सुनने से शुरू होकर सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना उसी पे है दोस्तों। जो मैंने बताया सूक्ष्म गतिक कौशल है वो लिखना है दोस्तों। तो आप पहले लिखना नहीं सीखेंगे, आप पहले सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, मतलब पहले सुनना आएगा। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर और अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे दोस्तों आप सभी। भाषा विकास के कोई 2 अंग बताइए। तो भाषा विकास के अंग हैं दोस्तों शब्द भंडार, वाक्य विन्यास। भाषा की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो दोस्तों भाषा के द्वारा मनुष्य अभिव्यक्त करता है। अभिव्यक्त का मतलब दोस्तों अपने विचार व्यक्त करना, व्यक्त का मतलब सामने प्रकट करना दोस्तों, सामने वाले पे या जहाँ पे जिस प्लेस पे हो वहाँ पर अपने विचार दोस्तों प्रकट करना या देना, तथा अपने विचारों और भावों को स्थानांतरित करता है। अभिव्यक्त करना तथा अपने भावों एवं विचारों को स्थानांतरित का मतलब होता है दोस्तों, जैसे यहाँ से विचार, जैसे यहाँ से आप विद्यालय में आप कुछ सीखे, कॉलेज में कुछ सीखे, आप वहीं गए दोस्तों यारों के साथ, उसे फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों यही है कि जहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। मूल्यांकन किसे कहते हैं। तो दोस्तों मूल्यांकन किसे कहते हैं,
तो प्रयत्न का मतलब कोशिश होता है, जानते होंगे आप दोस्तों, कि सफलता मतलब प्रयत्न करें सफलता मिल जाए। फिर कॉमा असफलता या आंशिक सफलता। असफलता का मतलब हार या आंशिक थोड़ी सफलता का जिस कारण एवं जिस प्रकार पता लगाया जाता है उसी का नाम मूल्यांकन है। फिर से देख लेते हैं एक बार दोस्तों इसको। प्रयत्नों की सफलता, असफलता या आंशिक सफलता का जिस कारण एवं जिस प्रकार पता लगाया जाता है उसी का नाम मूल्यांकन है। अब दोस्तों आप ऐसे समझ लीजिए, भाई 100 बच्चे बैठे हैं कॉलेज में या विद्यालय में, 50 बच्चे बैठे हैं, हम कैसे जानें कि किस बच्चों को किस सब्जेक्ट में अच्छी जानकारी या अच्छा आता है उसे या अच्छा ज्ञान है। तो इसके लिए दोस्तों हमें मूल्यांकन ही करना होगा। तो यही है दोस्तों मूल्यांकन। जब तक आप मूल्यांकन करेंगे नहीं तब तक आप जान नहीं पाएंगे कि किस बच्चे में किस सब्जेक्ट की या किस भाषा में ज़्यादा पकड़ है उसकी दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन का क्या महत्व है। तो मूल्यांकन द्वारा यह पता लगाया जा सकता है कि शिक्षा या शिक्षण के किस उद्देश्य की पूर्ति किस सीमा तक हुई है। वही बात है दोस्तों, भाई आपने कोई चैप्टर पढ़ा दिया और उसके बाद जब तक आप मूल्यांकन नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि बच्चा जो आपने पढ़ा है वो कहाँ तक सीखा है, कितना सीख पाया दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। क्या मूल्यांकन से ज्ञान की वृद्धि संभव है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, जब छात्रों को पता होता है कि उनका मूल्यांकन केवल परीक्षा पास करने ही नहीं बल्कि बल्कि होता है दोस्तों अन्य सभी उद्देश्यों की प्राप्ति का आधार है। सभी उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयत्न ही ज्ञान की वृद्धि को संभव बनाना है। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा, क्या मूल्यांकन से ज्ञान की वृद्धि संभव। हाँ, लेकिन कंडीशन इन्होंने लगाई दोस्तों, जब बालक को ये पता हो कि केवल भैया परीक्षा पास होने के लिए नहीं पेपर दे रहे हैं बल्कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिल रही और आगे उनका यूज भी है, तब तो उसको ज्ञान वृद्धि संभव है। और आप सोचे केवल भैया 10 नंबर ला लो पास हो जाओगे, तो इसमें ज्ञान की वृद्धि कोई नहीं होगी, वो परीक्षा केवल पास कर रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मूल्यांकन द्वारा पाठ्यक्रम में संशोधन संभव है। मूल्यांकन के द्वारा पाठ्यक्रम के सबल और निर्बल, सबल का मतलब मजबूत और निर्बल का मतलब कमज़ोर बिंदुओं का ज्ञान होता है। इनके आधार पर कुछ निरर्थक का मतलब दोस्तों अर्थहीन बिना अर्थ के तथ्यों को निकाल कर पाठ्यक्रम एवं पठन विधियों में संशोधन किया जाना संभव है। फिर से देख लेते हैं एक बार दोस्तों। क्वेश्चन है, क्या मूल्यांकन द्वारा पाठ्यक्रम में संशोधन संभव है। तो दोस्तों बिल्कुल संभव है, लेकिन इन्होंने जो उत्तर बताया उसको देख लेते हैं। मूल्यांकन के द्वारा पाठ्यक्रम के सबल, मजबूत और निर्बल, कमज़ोर बिंदुओं का ज्ञान होता है। बिल्कुल बात सही है। जब मूल्यांकन करेगा, मैंने भी बताया दोस्तों, जब आप मूल्यांकन करेंगे तभी जान पाएंगे किस बालक में किस सब्जेक्ट के प्रति कितनी अच्छी जानकारी रखता है, कितनी पकड़ है दोस्तों उसकी। फिर इनके आधार पर कुछ निरर्थक बिना अर्थ के तथ्यों को निकालकर पाठ्यक्रम एवं पठन विधियों में संशोधन किया जाना संभव है। दोस्तों क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। क्या मूल्यांकन वर्गीकरण करने में सहायक है। तो दोस्तों यह ज्ञात है कि सभी छात्र सभी दृष्टियों में से एक जैसे नहीं होते। बात सही है। मूल्यांकन द्वारा क्षैतिज तथा उदग्र दो प्रकार से वर्गीकरण करना संभव है। निदान किया जा सकता है तथा भविष्य के लिए कार्यक्रम बनाया जा सकता है। दोस्तों वर्गीकरण किया जा सकता है, ये चीज़ आप बार बार वही क्वेश्चन दोस्तों घूम फिर के आ रहा वही है भाई, वर्गीकरण बिल्कुल किया जा सकता है मूल्यांकन के आधार पर। फिर दोस्तों मूल्यांकन की प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत मूल्यांकन के साधनों, उद्देश्य प्राप्त हेतु परिस्थितियों का निर्माण, फिर शिक्षा उद्देश्यों का निर्धारण, तीन बातों को सम्मिलित करते हैं। तो दोस्तों जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था, आप अपने हिसाब से इसको डिफिनीशन लिख लीजिएगा दोस्तों। केवल यहाँ पर इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात लिख दी कि द्वारा क्षैतिज तथा एक होता है दोस्तों ऊर्ध्वाधर, एक होता है क्षैतिज ऊर्ध्वाधर। तो जो दोस्तों वही इन्होंने बताया है के द्वारा क्षैतिज तथा उदग्र दो प्रकार से वर्गीकरण करना संभव। निदान किया जा सकता है बिल्कुल, तथा भविष्य के लिए कार्यक्रम बनाया जा सकता है वर्ग मूल्यांकन से, ये भी बात सही है दोस्तों। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया का विश्लेषण, तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत मूल्यांकन के साधनों, उद्देश्य प्राप्त हेतु परिस्थितियों का निर्माण, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण, तीन बातों को सम्मिलित करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। मूल्यांकन द्वारा छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन की दिशा तय कीजिए। दोस्तों आंसर हो जाएगा रुचियों मनोवृत्तियों का विकास। लेकिन दोस्तों आप ऐसे मत लिखिएगा पेपर में, जैसे इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया। आज जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, मूल्यांकन द्वारा छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन की दिशा तय कीजिए, तो
आप जब उत्तर लिखेंगे, क्योंकि अति लघुत्तरीय प्रश्न है, अगर बहुविकल्पीय नहीं है कि आपने इतना लिख दिया हो जाएगा, तो आप ऐसे लिख दीजिएगा दोस्तों, लिखिएगा। फ़िलहाल आप थर्ड सेमेस्टर में दोस्तों जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता दे रहा हूँ जो मैंने अभी तक अनुभव किया है। तो मूल्यांकन द्वारा छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन की दिशा निम्न प्रकार से है या निम्नलिखित है। फिर आप पॉइंट लिखेंगे दोस्तों कि रुचियों एवं मनोवृत्तियों का विकास, छात्रों की चिंतनशीलता, अर्जित ज्ञान में वृद्धि। तो इससे आपका क्वेश्चन भी थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा और मतलब पढ़ने में भी सही रहेगा। जैसे ही डायरेक्ट पॉइंट बता गया, देखने में भी पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कौन सी परिस्थितियाँ निर्मित की जानी चाहिए। तो पहला पॉइंट हो जाएगा दोस्तों, जो शिक्षण उद्देश्यों से संबंधित हो, बात सही है। जो विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप हो, अनुरूप का मतलब उन्हीं के अनुसार, जिसको जो पसंद हो उन्हीं के अनुसार। जो विद्यार्थियों को शैक्षिक स्तर, योग्यता तथा क्षमता के अनुरूप हो, अनुरूप मतलब वही दोस्तों कि बालक का स्तर क्या है, शैक्षिक स्तर क्या है उसका, उसी के हिसाब से उसको पढ़ाया जाए, उसी के हिसाब से उसकी सिलेबस को निर्धारित किया जाए दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं दोस्तों, अभिव्यक्ति से आपका क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको पूरी डिफिनीशन देखने को मिल जाएगी कि अभिव्यक्ति से क्या अभिप्राय है। ये चल क्यों नहीं रहा, अरे एक मिनट दोस्तों, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, जो मैं पॉइंटर लेके चल रहा था ये इस समय काम नहीं करना, पता नहीं क्या हुआ, तो आप ऐसे समझ लीजिएगा। अभिव्यक्ति से आपका क्या अभिप्राय है, ये अब चल ही नहीं रहा दोस्तों, पता नहीं क्या हो गया इसमें, अभी तक चल रहा था, पहली बार ऐसी प्रॉब्लम आई है। चलिए हम देखते हैं दोस्तों, अभिव्यक्ति से आपका क्या अभिप्राय है। तो व्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए भावों, मैंने अभी पहले बताया दोस्तों, सेम डिफिनीशन इन्होंने बताई है कि अभिव्यक्ति का मतलब विचार प्रकट करना। तो दोस्तों व्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए भावों को अभिव्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति अपने हृदय के विचारों को भाषा एवं वाणी का रूप प्रदान करता है, वह अभिव्यक्ति होती है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौखिक अभिव्यक्ति पर एक उचित परिभाषा दीजिए। तो इन्होंने दोस्तों जो परिभाषा दी है प्रोफेसर रमन बिहारी लाल के शब्दों में, मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। फिर देख लेते हैं दोस्तों, मानव अपने हृदय के भाव को प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन विधाएं बताइए। साधन और विधाएं दोनों एक ही हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हो जाएगा दोस्तों वाद विवाद, वार्तालाप मतलब एक दूसरे से बातचीत करना, वाद विवाद मतलब बहस, विचार विमर्श, चर्चा परिचर्चा, भाषण, कविता पाठ, व्याख्यान, कहानी कथन आदि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हैं। फिर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कि लिखित अभिव्यक्ति के साधन, वो मौखिक था लिखित, दोस्तों लिखित हो जाएगा आत्मकथा, निबंध, पत्र लेखन, कहानी कविता, नाटक लेखन आदि लिखित अभिव्यक्ति के साधन। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं दोस्तों, लास्ट, मौखिक अभिव्यक्ति में प्रवीणता लाने वाले सोपान क्या हैं। तो दोस्तों इसमें पहला चित्र पठन, कहानी पठन, कविता पाठ, अभिनय तथा अनुसरण, फिर वाद विवाद, ये प्रवीणता लाने वाले सोपान दोस्तों मौखिक अभिव्यक्ति में। मौखिक तो जानते होंगे दोस्तों, बोलकर अपने विचारों को प्रकट करना। लिखित अभिव्यक्ति का मतलब लिखकर अपने विचारों भावों को प्रकट करना। लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बताइए। तो मानव अपने विचारों को, अनुभवों तथा कल्पना को लिखित अभिव्यक्ति द्वारा चिरकाल से संचित करता आ रहा है, मतलब बहुत पहले से दोस्तों, जो ज्ञान के भंडार के रूप में ग्रंथों में हैं दोस्तों। आगे छूट गए, माफ़ कीजिएगा दोस्तों। आज की इतने ही क्वेश्चन थे दोस्तों, बाकी कल आपका पेपर अच्छे से दीजिएगा पेपर दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम सभी मिलते हैं आगे। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, पेपर आप सभी अच्छे से दीजिएगा, अच्छे नंबर आए सभी के, मैं यही मनोकामना करता हूँ ईश्वर से। थैंक यू दोस्तों।